सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज जो कभी न डूबने के दावे के साथ समंदर में उतरा था, वो अचानक गायब हो जाता है। नमस्कार, आज हम इतिहास के सबसे बड़े और सबसे रहस्यमयी समुद्री हादसे की बात करने वाले हैं। एक ऐसा रहस्य जिसने दुनिया को दशकों तक उलझा कर रखा, और सच बताऊं तो एक समय पर इसे सुलझाना बिल्कुल नामुमकिन सा लग रहा था। हम बात कर रहे हैं टाइटैनिक की। चलिए इस रोमांचक सफर पर चलते हैं और समझते हैं कि आखिर इस विशाल जहाज को खोजना इतना असंभव क्यों लग रहा था। CQD-MGY पोजीशन 41.4 नॉर्थ, 5.24 वेस्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। खैर, ये कोई साधारण संदेश नहीं है। ये वो सटीक डिस्ट्रेस कॉल या कहें इमरजेंसी मैसेज है जिसे 15 अप्रैल 1912 की सुबह ठीक 12:01 पर भेजा गया था। और बस ठीक इसी पल से उस भयानक सपने की शुरुआत हुई थी जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। इस घटना का अंजाम दिल दहला देने वाला था। 1570। जी हाँ, ये उन लोगों की संख्या है जिन्होंने उस खौफनाक रात अपनी जान गंवा दी। हालांकि RMS कार्पेथिया जहाज कुछ घंटों बाद वहां पहुंचा और 705 लोगों को बचाने में कामयाब भी रहा, लेकिन बाकी 1570 लोग हमेशा के लिए उस ठंडे समंदर में समा गए। और पता है, इसी के साथ शुरू हुई इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खोज, टाइटैनिक के मलबे को ढूंढने की रेस। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज बिना किसी सुराग के 70 से भी ज्यादा सालों तक कैसे गायब रह सकता है। मतलब इतने विशाल जहाज का अचानक से ऐसे गायब हो जाना, जैसे उसका कभी कोई वजूद ही न रहा हो, नामुमकिन सा लगता है ना। यही इस रहस्य की जड़ है जिसने एक्सप्लोरर्स को दशकों तक हैरान करके रख दिया। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। खोजकर्ताओं के सामने सबसे पहली और सबसे बड़ी रुकावट थी गहरे समुद्र की लहरें और धाराएं। देखिए, जब कोई इतनी बड़ी चीज समंदर में डूबती है ना, तो पानी का तेज बहाव और समुद्री धाराएं उसके मलबे को जाने कितने किलोमीटर दूर तक बहा ले जाती हैं। इसलिए जहां से वो आखिरी सिग्नल मिला था, वहां मलबा होने की कोई गारंटी नहीं थी। ये तो सचमुच अंधेरे में तीर चलाने जैसा था। दशकों के बेतुके आइडियाज। इस त्रासदी के बाद के सालों में एक ऐसा अजीब दौर भी आया जब लोग इस मलबे को निकालने के लिए बहुत ही अजीबोगरीब और सच कहूं तो बिल्कुल बेतुके आइडियाज लेकर आने लगे। लेकिन उन अजीब आइडियाज के आने से पहले बीच में करीब 40 साल का एक बहुत लंबा गैप था। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो पाएंगे कि उस वक्त दुनिया 2 विनाशकारी विश्व युद्धों और भयानक आर्थिक महामंदी से जूझ रही थी। जाहिर है, जब दुनिया में खाने का संकट हो तो ऐसे में टाइटैनिक खोजने कौन जाता, राइट। आखिरकार सालों बाद 1953 में रेज़िडेंट बीजली लिमिटेड नाम की कंपनी ने समंदर के नीचे सोनार तकनीक का इस्तेमाल करके पहली बार कोई सीरियस कोशिश की। अब इस 1953 की कोशिश को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि वो आखिर किस तकनीक पर काम कर रहे थे। वो तलाश कर रहे थे सोनार एनोमली, यानी किसी भी तरह की विसंगति की। इसे आसान भाषा में समझें तो समंदर के नीचे ध्वनि तरंगें या साउंड वेव्स भेजी जाती हैं। अगर तल पर कोई उठी हुई चीज मौजूद है तो वहां से ये तरंगें जल्दी वापस टकरा कर आती हैं, और खोजकर्ता बस अपनी स्क्रीन पर इन्हीं एनोमलीज को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। फिर आया 1970 का दशक, और तब तक कुछ ऐसे प्रपोजल सामने आए जिन पर यकीन करना सच में मुश्किल है। मतलब किसी ने कहा कि मलबे से बड़े बड़े गुब्बारे बांधो, किसी ने तो ये तक सुझाव दे डाला कि जहाज के अंदर 1,80,000 टन पिघला हुआ वैक्स या वैसलीन भर दो। और हद तो तब हो गई जब एक भाई साहब ने कहा कि पूरे टाइटैनिक को लाखों पिंग पोंग गेंदों से भर दो ताकि वो तैरकर ऊपर आ जाए। मतलब इन सब आइडियाज में समंदर की गहराई के उस भयंकर और कुचल देने वाले दबाव को तो जैसे पूरी तरह भूल ही गए थे। अरबपति और बंदर बनाम वैज्ञानिक, ये हिस्सा हमें इस पूरी कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है, जहां 2 बिल्कुल अलग तरह के लोग इस मलबे को खोजने की होड़ में लग गए। एक तरफ थे टेक्सास के ऑयल टाइकून जैक ग्रिम। इनके पास असीमित पैसा था, लेकिन ये बिग फुट और खोखली पृथ्वी जैसी अजीबोगरीब थ्योरीज पर खूब पैसा बहाते थे। ये पूरी तरह से अंधविश्वास पर चलते थे। और दूसरी तरफ थे वुड्स होल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन के रॉबर्ट बैलार्ड। बैलार्ड एक पूर्व नेवी अधिकारी थे। उनका दिमाग एकदम विशुद्ध वैज्ञानिक था, लेकिन बेचारों के पास पैसों की भारी कमी थी। वो पूरी तरह से अपनी एडवांस्ड रिमोट तकनीक पर निर्भर थे।
जैसा कि मैंने कहा, जैक ग्रिम के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी को सीधे $3,30,000 का एक भारी भरकम डोनेशन दे दिया। इसका इकलौता मकसद था उन्नत वाइड स्वीप सोनार तकनीक और बेहतरीन रिसर्चर्स की एक पूरी टीम को अपने इस खास मिशन के लिए हासिल करना। लेकिन 1980 में जब ग्रिम अपने इस $multi-million मिशन पर निकलने वाले थे, तो उन्होंने जो किया उसने सबको चौंका दिया। वो अपने साथ एक बंदर ले आए। जी हाँ, एक बंदर। उनका पक्का मानना था कि वो बंदर नक्शे पर जहां भी उंगली रखेगा, टाइटैनिक का मलबा बिल्कुल वहीं मिलेगा। हद तो ये थी कि उन्होंने अपने वैज्ञानिकों के ऊपर उस बंदर को अहमियत देने तक की बात कह दी थी। क्या आप यकीन कर सकते हैं? अब ग्रिम की इन अजीब हरकतों के बिल्कुल उलट बैलार्ड अपनी सॉलिड तकनीक पर काम कर रहे थे। उन्होंने आर्गो नाम का एक बहुत ही क्रांतिकारी रिमोट नियंत्रित व्हीकल बनाया। इसमें डीप सी लाइटिंग, लाइव कैमरा फीड और मैनिपुलेटर आर्म्स लगे हुए थे। इसका सबसे बड़ा फायदा पता है क्या था? इंसानों को समुंदर की उस भयानक गहराई और जानलेवा दबाव में जाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। सब कुछ ऊपर जहाज पर बैठे बैठे स्क्रीन पर देखा जा सकता था। ये सच में एक गेम चेंजर था। गुप्त सैन्य कवर अप। अब इस कहानी में एक ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट आता है जिसकी शायद किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि सच तो ये है कि अमेरिकी नेवी को टाइटैनिक में कभी कोई दिलचस्पी थी ही नहीं। असल में 1960 के दशक में उनकी 2 परमाणु पनडुब्बियां यूएसएस स्कॉर्पियन और यूएसएस थ्रेशर समंदर में डूब गई थीं। नेवी को हर हाल में इन पनडुब्बियों और उनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स को खोजना था, और वो भी बिल्कुल चुपचाप, इस तरह कि सोवियत संघ को इसकी भनक तक न लगे, एकदम टॉप सीक्रेट। तो 1982 में एक बेहद गुप्त डील पक्की हुई। नेवी को अपनी न्यूक्लियर पनडुब्बियां ढूंढने के लिए एक शानदार कवर स्टोरी चाहिए थी, ताकि पूरी दुनिया को लगे कि वो कुछ और ही कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बैलार्ड को अपने आर्गो के लिए फंडिंग और परमिट चाहिए थे। तो डील ये हुई कि बैलार्ड पहले नेवी का वो गुप्त काम करेंगे, और फिर अगर समय बचा तो वो उसी तकनीक का इस्तेमाल करके टाइटैनिक को भी खोज सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो टाइटैनिक की खोज असल में कोल्ड वॉर के एक टॉप सीक्रेट मिशन का सिर्फ एक मुखौटा थी। मलबे के निशान का पीछा करना। अब ये देखना बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे इस मिलिट्री मिशन ने एकदम अनजाने में ही सही टाइटैनिक के उस दशकों पुराने रहस्य को सुलझा कर रख दिया। जब बैलार्ड उन डूबी हुई पनडुब्बियों की जांच कर रहे थे, तो उनके दिमाग की बत्ती जली। उन्हें एक बहुत ही अहम बात समझ में आई। देखिए, जब कोई चीज इतने भयंकर दबाव में फटती या इम्प्लोड होती है ना, तो उसके हजारों छोटे छोटे टुकड़े समुंदर में मीलों तक फैल जाते हैं। तो उन्होंने सोचे कि सोनार से एक विशाल ढांचे को ढूंढने के बजाय क्यों ना कैमरों से इन छोटे टुकड़ों के फैले हुए निशान या ट्रेल को ढूंढा जाए। बस उन टुकड़ों का पीछा करते जाओ और वो आपको सीधे मुख्य मलबे तक ले जाएंगे। बैलार्ड ने नेवी का काम समय पर पूरा कर लिया और बचे हुए समय में इसी नई तकनीक को टाइटैनिक पर आजमाया। और फिर वो ऐतिहासिक सुबह आ ही गई। 1 सितंबर 1985। बैलार्ड की टीम को आर्गो के कैमरे पर मलबे के छोटे छोटे टुकड़े दिखाई देने लगे। उन्होंने उसी ट्रेल का पीछा किया और आखिरकार पूरे 70 से भी ज्यादा सालों के इंतजार के बाद टाइटैनिक के उस विशाल मलबे को खोज निकाला गया। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला पल था। लेकिन रुकिए, इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ी विडंबना है वो तो अभी बाकी है। जब मलबे की सटीक लोकेशन पता चली तो एक बहुत ही चौंकाने वाला सच सामने आया। याद है वो जैक ग्रिम, वही करोड़पति जो बंदर लेकर निकले थे? वो अपने तीसरे अभियान के दौरान ठीक इसी लोकेशन के ऊपर से गुजरे थे। जी हाँ, वो बिल्कुल सही जगह पर थे, लेकिन सिर्फ गलत तकनीक इस्तेमाल करने की वजह से वो इतिहास रचने से बस बाल बाल चूक गए। तो अब जबकि हमारे पास इतना उन्नत विज्ञान है और हमें टाइटैनिक की एकदम सटीक लोकेशन भी पता है, तो सवाल ये उठता है कि उस विशाल मलबे को आज तक समंदर की सतह पर क्यों नहीं लाया गया है। ये एक ऐसा सवाल है जो गहरे समंदर के और भी कई अनसुलझे रहस्यों की ओर इशारा करता है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? इस विचार के साथ आज के इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही शानदार और गहरे विषयों को समझने के लिए हमारे साथ बने रहें।